कश्मीर की पहाड़ियों में तो बर्फबारी हो रही थी, मगर नीचे मैदानों में सर्दी कम से कम मुझे खुशगवार लग रही थी। जालंधर पहुंचकर मालूम हुआ कि मुझे दिल्ली के लिए गाड़ी बदलनी पड़ेगी, जहां मुझे 1 घंटा रुकना पड़ा। ये अरसा मैंने पूरी तरह चौकस रहकर गुजारा, क्योंकि जहां खुफिया पुलिस मेरा पीछा कर चुकी थी, अगरचे मेरे पास तुरुप का पत्ता यानी सेंट्रल सीक्रेट पुलिस का खुफिया नंबर वाला कार्ड मौजूद था, फिर भी मुझे काफी होशियार रहना पड़ा, क्योंकि ये खुफिया कार्ड मैं किसी खास मौके पर काम में लाना चाहता था। दूसरी बात यह थी कि ये खुफिया नंबर वाला कार्ड अगर मुझे किसी भारी मुसीबत से बचा सकता था, तो किसी उससे भी ज्यादा भारी मुसीबत में फंसा सकता था। मिसाल के तौर पर अगर इस बात पर कोई पुलिस एहलकार जरा सी तफ्तीश करता कि ये कार्ड मेरे पास कहाँ से आया है, तो मेरा भांडा फूट सकता था। ये कार्ड तो रमा रवि में मेरे पास आ सकता था कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी को पुलिस की नाकाबंदी ने रोक लिया है, मैं कार्ड दिखाऊं और गुजर जाऊं। लेकिन अगर किसी जगह मैं पकड़ा जाता और ये कार्ड दिखाता, तो मुझसे पूछगिछ हो सकती थी कि मेरे पास कार्ड कहाँ से आया। बहरहाल 1 घंटा गुजर गया, मैं दूसरी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। दिल्ली तक कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आया। ये कोई रात के 8 सवा 8 बजे का वक्त होगा जब गाड़ी भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के स्टेशन में दाखिल हुई। इस शहर में मैं पहले भी आ चुका था। मर्द मुजाहिद गुल खान ने मुझे इसी शहर में धमाका खेज यानी एक्सप्लोसिव्स की तरबियत दी थी। कमांडो ट्रेनिंग के जो सबक बाकी रह गए थे, वो भी गुल खान की ज़ेर हिदायत मैंने पूरे किए थे। मगर कश्मीरी कमांडो शेरवान ने मुझे खास तौर पर हिदायत की थी कि मैं सिवाय इंतहाई अहम ज़रूरत के गुल खान से मिलने से गुरेज करूं। शेर अली के रेस्तरां का नाम और उसका एड्रेस मेरे पास मौजूद था। मैंने दिल्ली स्टेशन से निकलते ही टैक्सी ली और उसे नई दिल्ली के इलाके 12 खंबे चलने का कहा। दिल्ली शहर रोशनियों में नहा रहा था, सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। नई दिल्ली का ये इलाका शहर का मॉडर्न और फैशनेबल इलाका था, जहां एक जगह दायरे की शक्ल में बहुत सी दुकानें और स्टोर हैं। इन दुकानों के आगे दायरे की शक्ल में छत वाला फुटपाथ बना हुआ है, जहां कितने ही सुतून लगे हैं। यही 12 खंबे का इलाका कहलाता है, जहां मैं पहले भी गुल खान के साथ 1-2 बार आ चुका था। टैक्सी मैंने छोड़ दी और शेर अली के रेस्तरां की तलाशी शुरू कर दी। एक जगह नियॉन साइन में लिखे हुए कॉफी शॉप के अंग्रेजी अल्फाज जगमग कर रहे थे। यही शेर अली के रेस्तरां का नाम था, यानी कॉफी शॉप। असल नाम कुछ और था। रेस्तरां के बाहर दरवाजे में दिल्ली की मशहूर कुतुब साहब की लाट का छोटा मॉडल शीशे के बक्स में सजा हुआ था। अंदर ट्यूबलाइट रोशन थी, दरवाजा शीशे का था। मैं रेस्तरां में दाखिल हो गया। फर्श पर सुर्ख कालीन बिछा हुआ था, जहाँ बजा रात के खाने की मेजें लगी थीं, जहां औरतें मर्द बैठे खाना खा रहे थे। फजा में बांसुरी के धीमे धीमे सुर मुसीकी का जादू जगा रहे थे। औरतें साड़ियों में मलबूस थीं। नौजवान लड़कियों ने भरपूर मेकअप किया हुआ था और बालों में फूलों के गजरे लगाए हुए थे। कई लड़कियों ने घुटनों से फटी हुई जीन्स पहन रखी थी। बाहर सर्दी थी, मगर रेस्तरां की फजा फूलों और मुख्तलिफ कीमती परफ्यूम्स की महक के साथ हल्की हल्की गरमाइश कर रही थी। एक बावर्दी नौजवान वेटर मेरी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में खाने का मेन्यू था। उसने मुझसे मेरे टेबल का नंबर पूछा। मैंने उसे अंग्रेजी में कहा कि रेस्तरां के मालिक से मिलना है। कमांडो ट्रेनिंग और कमांडो स्पाइंग की ब्रीफिंग के दौरान ये बात खास तौर पर मेरे जहन नशीन कर दी गई थी कि मैं इंडिया के अपर क्लास या अपर क्लास के लोगों में खास तौर पर अंग्रेजी में बात करूं, क्योंकि इंडिया में अंग्रेजी का असर व रसूख ज्यादा है। चुनाचे मेरे अंग्रेजी में बात करने पर वेटर ने सर को जरा सा झुकाकर ओके सर कहा और मुझे अपने साथ एक राहदारी में ले गया। राहदारी में भी सुर्ख कालीन लगा हुआ था। वो एक दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उस दरवाजे के बाहर माइक्रोफोन के बॉक्स लगे थे। उसने बटन दबाकर अंग्रेजी में ही कहा कि सर, एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। स्पीकर पर धीमी सी आवाज आई, कौन है ये साहब, कहाँ से आए हैं? मैंने वेटर को जवाब देने के बजाय माइक के करीब मुंह ले जाकर कहा, सर मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ, मुझे कारोबारी सिलसिले में शेर अली साहब से मिलना है, इन्हें अंदर भेज दो। स्पीकर पर एक लम्हे के लिए आवाज बुलंद हुई और फिर स्पीकर खामोश हो गया। वेटर दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, सर अंदर तशरीफ ले जाएं। वो चला गया। मैंने दरवाजे की पीतल की हत्थी को जरा सा बाएं जानिब घुमाकर दरवाजा खोला। कमरे में आला किस्म के गैर मुल्की परफ्यूम और सिगार की तेज खुशबू। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर बड़े सलीके से सजाया गया था। सुनहरी बॉर्डर वाला सोफा बड़ा कीमती था। गुलदान में विलायती गुलाबों का गुलदस्ता सजा हुआ था। दीवार पर सिर्फ 3 फ्रेम हुई तस्वीरें लगी थीं। दरमियान में महात्मा गांधी की तस्वीर थी और दाएं बाएं पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों को नीचे बड़े सोफे पर आला खद्दर के कुर्ते के ऊपर भूरे रंग की गर्म नेहरू वॉस्कट पहने इत्मीनान से बैठा एक सूट बूट वाले आदमी से बातें कर रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। उसकी तस्वीर मुझे कमांडो शेर खान ने कश्मीर से चलते वक्त दिखा दी थी। शेर अली ने मुझे कमरे में दाखिल होते देखकर भवें उठाकर मेरी तरफ देखा और खालिस कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने खड़े खड़े उर्दू में कहा, मैं दिल्ली का हूँ, मगर वालिद साहब के साथ हैदराबाद में बिजनेस करता हूँ।
इसी सिलसिले में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। शेर ने बड़ी बेनियाजी से हाथ के इशारे से मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा और सूट बूट वाले आदमी से बातों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। सूट बूट वाला आदमी ब्रीफकेस में से कुछ कागजात निकाल कर उसे दिखाने लगा और अंग्रेजी में कहा, सर मंत्री साहब के पीए आपके दोस्त हैं। अगर आप मंत्री जी को नहीं कहना चाहते तो उनके पीए से कहकर यहाँ दस्तखत करवा दीजिए। मेरा 2 करोड़ का बिल 6 माह से रुका हुआ है। शेर ने उस आदमी को तसल्ली देते हुए कहा, आप ये कागजात अपने पास ही रखें, मैं मंत्री जी के पीए से बात करता हूँ। आप ऐसा करें, कल मुझे किसी वक्त फोन करके मालूम कर लें। सूट बूट वाला आदमी ब्रीफकेस में कागज रखने के बाद उठा, हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर शेर अली को प्रणाम किया, उसका शुक्रिया अदा किया और सर झुकाए दरवाजे की तरफ बढ़ा। शेर अली अब मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। वो सिगार पी रहा था। मेरी निगाहें सूट बूट वाले आदमी पर लगी हुई थीं। जब वो कमरे से निकल गया और दरवाजा बंद हो गया तो मैं खामोशी से शेर अली को देखने लगा। शेर अली ने सिगार का हल्का सा कश लगाया। उसकी उंगली में हीरे की अंगूठी थी। बिजली की रोशनी में हल्का सा लश्कारा मारा। ये शख्स वाकई बड़े ठाठ से यहाँ रह रहा था। फरमाइए, आप कैसे तशरीफ लाए हैं? कमांडो स्पाई का एक सुनहरी उसूल ये भी होता है कि वो फजूल गुफ्तगू कभी नहीं करता। वो वक्त की कीमत पहचानता है। चुनाचे मैंने फजूल बातों में वक्त ज़ाया करने की बजाय वो खुफिया कोड जुमला बोल दिया जो मुझे कमांडो शेरवान ने बताया था। मेरी जबान से ये जुमला सुनते ही शेर अली ने पहला काम ये किया कि साथ ही तपाए पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाकर किसी से कहा, मुझे डिस्टर्ब न किया जाए, मैं बड़ी जरूरी कारोबारी मीटिंग में हूँ। रिसीवर रखते हुए शेर अली मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। अगरचे शक्ल सूरत से ये बात साबित हो चुकी थी कि यही मर्द मुजाहिद शेर अली है, मगर ज़ाब्ते के मुताबिक जरूरी था कि वो मेरे कोड वाले अल्फाज के जुमले के जवाब में खास कोड मुझे दे। मैं टिकटिकी बांधे शेर अली को तक रहा था। मैंने कोड अल्फाज एक बार फिर दोहराए। अब शेर अली को याद आ गया कि उसे भी कोड में जवाब देना है। चुनाचे उसने जवाब में एक खुफिया जुमला बोला। ये वही जुमला था जो कमांडो शेरवान ने मुझे बताया था। शेर अली सोफे से उठकर दरवाजे के पास गया, उसे लॉक किया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आइए अंदर चलकर बिजनेस पर बात करते हैं। इस कमरे के साथ ही एक छोटा सा बेडरूम था जहाँ सिंगल बेड लगा था, छोटा सोफा सेट बिछा था। दरमियान में कॉफी टेबल पर कर्नाटक की डांसिंग गर्ल का कांसी का मुजस्मा रखा था। कोने में छोटी मेज पर राम और सीता की 2 मूर्तियां सजी हुई थीं। शेर अली के बड़े कमरे और बेडरूम का सारा माहौल हिंदुआना था। बेडरूम में आकर शेर अली ने मुझे बैठने का कहा, फिर खुद मेरे सामने बैठ गया। सिगार उसने एशरे में मसल कर बुझा दिया और कहने लगा, बेडरूम में मैं तुमसे ज्यादा आज़ादी से बात कर सकता हूँ। अगरचे ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी मैं बेहद एहतियात से काम लेता हूँ। मेरे यहाँ सरकारी दरबारी हर किस्म के आदमियों का आना जाना लगा रहता है। खासतौर पर तुमसे यहाँ बेडरूम में ही बात करना मुनासिब समझता हूँ। मुझे शेरवान का पैगाम मिल गया है। मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। मैं तुम्हें कोई उधेड़ उम्र का आदमी समझता था, मगर तुम तो बिल्कुल नौजवान हो। बहरहाल तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। क्या तुमने खाना खाया? मैंने कहा नहीं, स्टेशन से सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। तो फिर ऐसा करो कि नीचे चलकर पहले खाना खा लो, उसके बाद तुमसे बातें होंगी। आओ मेरे साथ। शेर अली मुझे अपने साथ डाइनिंग हॉल में ले गया। एक कोने में उसके खास मेहमानों के लिए मेज लगी हुई थी, वहां हम बैठ गए। खाना बड़ा पुरतकल्लुफ था। इस दौरान मुझसे दिल्ली के मौसम और पोल्यूशन के बारे में बातें करता रहा। बेरा कोई डिश लेकर आता तो वो आंध्र प्रदेश के मौसम की बातें शुरू कर देता। रेस्टोरेंट का मैनेजर भी वहां आ गया। उसने आते ही झुककर शेर अली से कहा, सर मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। शेर अली ने उससे मेरा तारुफ कराते हुए कहा, इनसे मिलो करम जी, ये मेरा भांजा अरसलान है। 7 बरस लंदन में रहकर वापस भारत आया है। अब हैदराबाद में केटरिंग का काम करता है। मैनेजर का नाम विक्रम कुमार था। उसने हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते कहा और अंग्रेजी में कहा, सर किसी चीज की जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। मैनेजर चला गया तो शेर अली कहने लगा, यहाँ मैं तुम्हें अपना भांजा ही जाहिर करूंगा। याद रखना तुम्हारा नाम अरसलान है। तुम सिर्फ आज की रात मेरे पास ही रहोगे, उसके बाद तुम्हारी रिहाइश का अलग बंदोबस्त कर दिया जाएगा। लेकिन तुम इस दौरान मेरे रेस्टोरेंट से बाहर नहीं जाओगे, मेरे बेडरूम में ही रहोगे। मैं नहीं चाहता कि आज रात के बाद यहाँ के आदमी तुम्हें दोबारा देखे। मैंने कोई एतराज न किया। समझ गया कि ये मेरे इस मिशन का एक हिस्सा ही होगा जिसको लेकर मैं कश्मीर से चला था और उस शख्स शेर अली के पास आया था जो इंडिया के दारुल हुकूमत में बैठा था और जिसकी जेर हिदायत मुझे अपने इंतहाई अहम और खुफिया मिशन को शुरू करना था। जहां हमारी मेज लगी थी वहां बड़ी मध्यम रोशनी थी और हमारी शक्लें 5-6 गज के फासले से शायद ही किसी को नजर आती। खाना खाने के बाद मैं शेर अली के साथ उसके बेडरूम में आ गया। उसने कहा, अब तुम यहाँ आराम करो, मैं रात के पिछले पहर आऊंगा। दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि शेर अली के जहन में जरूर कोई खास स्कीम है, मेरे लिए कोई खास प्रोग्राम है। मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। मैंने समंदर में छलांग लगा दी थी। अब चाहे कितने ही तूफान आए, मुझे हर हालत में हर तूफान का मुकाबला करना था और इस्लाम, पाकिस्तान और जिहाद कश्मीर के अजीम मकासद को सामने रखते हुए जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी कुर्बान करनी थी। मैं बमुश्किल 3-4 घंटे ही सोया हूँगा कि शेर अली ने मुझे आकर जगा दिया।
उसने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल लिया था। कहने लगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो मुझे पिछले दरवाजे वाली गली में से निकाल कर सड़क पर ले आया। सर्दियों की रात का पिछला पहर था। सख्त सर्दी थी। हल्की हल्की धुंध फैली थी। सड़क सुनसान पड़ी थी। शेर अली की स्याह रंग की छोटी इंडियन गाड़ी एक तरफ खड़ी थी। उसने मुझे अपने साथ वाली सीट पर बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। न मैंने उससे पूछा कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है, ना उसने कोई बात की। गाड़ी नई दिल्ली की कुशादा और पिछले पहर के अंधेरे में वीरान सड़कों पर होती हुई शहर के जुनूब की तरफ चली जा रही थी। दिल्ली मैंने काफ़ी घूम फिर कर देखी थी, मगर ये इलाका बिल्कुल अजनबी लग रहा था। मैंने यूं ही पूछ लिया कि ये कौन सा इलाका है। शेर अली ने अपने स्याह ओवरकोट के कॉलर चढ़ा रखे थे और उसकी आंखें सामने सड़क पर जमी हुई थीं। आहिस्ता से बोला, बेमानी सवाल क्यों पूछते हो? मालूम होता है तुम्हारी तरबियत में कुछ कमी बाकी रह गई है। मैं शर्मसार सा होकर चुप हो गया। गाड़ी अब शहर के ऐसे इलाके में से गुजर रही थी जहां दूर दूर कोठियों की रोशनी नजर आ रही थी। सड़क पक्की थी और लगता था कि किसी दूसरे शहर को जाती है। काफी दूर जाने के बाद एक जगह शेर अली ने गाड़ी बाएं जानिब छोटी सड़क पर निकाल दी। यह सड़क शिकस्ता थी और दोनों जानिब ऊंची ऊंची झाड़ियां थीं। यहाँ सड़क पर बिजली का कोई खंभा भी नहीं था। बड़ा अंधेरा था। शेर अली ने गाड़ी की हेडलाइट्स बंद करके छोटी बत्तियां रोशन कर रखी थीं और गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी। सड़क 2-3 जगहों से दाएं बाएं घूमी, फिर अंधेरे में एक मकान की दीवार के साथ जाकर रुक गई। हम गाड़ी से बाहर निकल आए। ये मकान नहीं बल्कि कोई गोदाम था। शेर अली गोदाम के दरवाजे का ताला खोल कर मुझे अंदर ले गया। गोदाम के अंदर सीलन और सर्दी थी। मैंने हाथ गरम पतलून की जेबों में दी। शेर अली ने जेब से टॉर्च निकाल ली थी। उसकी रोशनी में हम एक जगह सीढ़ियां उतरने के बाद एक ड्योढ़ी में आ गए। ड्योढ़ी में आगे एक दरवाजा था। उस दरवाजे के आगे लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी। शेर अली ने टॉर्च जमीन पर रखा और कहा, हाथ डालकर मेरे साथ अलमारी एक तरफ करो। हमने अलमारी को एक तरफ खिसका दिया। पीछे दरवाजा था जो बंद था। शेर अली ने दरवाजे का ताला खोला। अंदर से ठंडी मरतूब हवा का झोंका मेरे शानों को छूकर गुजर गया। ये एक छोटा सा कमरा बल्कि कोठरी थी। शेर अली ने किसी जगह दीवार पर लगा हुआ बटन दबाया। कोठरी में रोशनी हो गई। मैंने देखा कि वहां दीवार के साथ एक मेज पर 2-3 वायरलेस सेट, फोटोग्राफी का सामान, एक एनलार्जिंग ऑपरेटस, माइक्रोफिल्म बनाने वाला कैमरा पड़ा था। यहाँ फिल्म डेवलपिंग का प्रोसेस भी मौजूद था। शेर अली ने स्टूल मेज के करीब रख दिया और मुझे बैठने को कहा। वो खुद ओवरकोट उतार कर दूसरे स्टूल पर बैठ गया। कोठरी में मरतूब ठंडक थी। करीब ही एक माइक्रोस्कोप पड़ी थी। शेर अली कहने लगा, तुम्हें यहीं रहकर माइक्रोफिल्म प्रोसेसिंग, खुफिया कोड, फोटोग्राफी और सिग्नल के खुफिया इशारों की ट्रेनिंग हासिल करनी होगी। मैंने बेजारी से पूछा, ये ट्रेनिंग कितने दिनों में होगी? 3 माह लगेंगे। मैं ट्रेनिंग्स ले लेकर तंग आ गया था। अब मैं मैदान अमल में छलांग लगाना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला, बल्कि साबित हो गया कि ये ट्रेनिंग कोर्स किस कदर जरूरी था। इनके बगैर कोई भी कमांडो जासूस एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि उल्टा उसका दुश्मन के हाथों पकड़े जाने का डर होता है। मेरा मतलब है, बहुत जल्दी पकड़े जाने का खतरा होता है। ये आखिरी ट्रेनिंग का मरहला भी बेहद हिम्मत तलब और मुश्किल था। मुझे इस कोठरी और उसके साथ वाले निस्बतन कुशादा हॉल कमरे में 3 माह के लिए बंद कर दिया गया। मुझे गोदाम की खस्ता हाल मतरूका इमारत से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। शेर अली सुबह मुंह अंधेरे आ जाता। वो नाश्ता और खाना साथ लाता था। दोपहर तक वो मुझे फोटोग्राफी और सिग्नल के खुफिया इशारों और माइक्रोस्कोप पर माइक्रोफिल्मिंग प्रोसेसिंग की मुश्किल तरीन ट्रेनिंग देता। मेरे ये 3 महीने इंतहाई मुशक्कत के महीने थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कैद होकर कोई चिल्ला काट रहा हूँ। लेकिन शेर अली ने इन 3 महीनों में मुझे वायरलेस और रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए खुफिया यानी कोड इशारों से पैगाम रसानी और माइक्रोफिल्म प्रोसेसिंग का माहिर बना दिया था। माइक्रोफिल्म की एक नई टेक्निक शेर अली ने मुझे समझाई और उसकी पूरी तरबियत दी। जासूसी और खुफिया पैगाम रसानी के इस तरीके को पकड़ना बहुत मुश्किल था। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी के जासूसों ने यह तरीका ईजाद किया था। इंडिया में ये बिल्कुल नया था और उसकी कामयाबी के 100% चांस थे। तरीका यह था कि एक आम खैर खैरियत के खत में हर जुमले के बाद जो नुक्ता डाला जाता यानी फुल स्टॉप का नुक्ता, ये इंटेलिजेंस का नुक्ता होता था। ये किसी भी फिक्रे के आखिर में कागज पर जुमले के बाद छिपका दिया जाता था। इस नुक्ते में वो पूरा खुफिया पैगाम होता था, जिसे अलग कागज पर लिखकर माइक्रोस्कोप से छोटा करते हुए एक नुक्ते में मरकूज कर दिया जाता था और फिर ये नुक्ता सुई से उठाकर कागज पर फिक्रे के आखिर में बतौर फुल स्टॉप चिपका दिया जाता था। जिसको ये पैगाम भेजना होता था वो शख्स इस नुक्ते को उठाकर माइक्रोस्कोप या किसी दूसरे आलात के जरिए एनलार्ज करता और सारा मजमून उसके सामने आ जाता। शेर अली ने मुझे रेडियो ट्रांसमीटर पर खुफिया सिग्नल्स के इशारे भी ज़बानी याद करवा दिए।